हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सिंक्रोनस मशीन्स में आर्मेचर वाइंडिंग की डिजाइनिंग समझ रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझाने वाली हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, उसके लिए फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूं। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होती है। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग दोनों ही फुल पिच टाइप की भी हो सकती है और दोनों ही शॉर्ट पिच टाइप की हो सकती है। फुल पिच का मतलब ये है कि किसी भी कॉइल के एक कॉइल साइड के कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के अंडर में होते हैं तो एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे साउथ पोल के अंडर में सेकंड कॉइल साइड के कंडक्टर्स होते हैं। मतलब एक टर्न जिन दो कंडक्टर से मिलकर बना होता है, उन दोनों कंडक्टर्स में से एक कंडक्टर होता है नॉर्थ पोल के अंडर में और एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर साउथ पोल के अंडर में वो दूसरा कंडक्टर होता है उसी टर्न का। तो ये फुल पिच होता है। और अगर हम फुल पिच ना यूज करें तो हम ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पहले एक कंडक्टर को अगर हमने साउथ पोल के अंडर में रखा है और तो दूसरे को हम नॉर्थ पोल के अंडर में ना रखकर थोड़े कम एंगल पर रखें, या फिर एक को हमने नॉर्थ पोल के अंडर में रखा है तो दूसरे को एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हम ना रख के 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर ना रख के हम थोड़ा सा कम एंगल पर भी उसको रखते हैं। और इसे शॉर्ट पिचिंग कहते हैं, जो कि हार्मोनिक्स रिड्यूस करने में काम आता है। ये पर्टिकुलर फंडामेंटल, ये पर्टिकुलर डिजाइनिंग एस्पेक्ट जो कि मैंने लास्ट दो वीडियोस से आपको समझाया है, तो आप मेरे उन वीडियोस को देखिएगा, वो अच्छे से आपको समझाएंगे कि शॉर्ट पिचिंग की वजह से हार्मोनिक्स रिडक्शंस कैसे होते हैं। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग पर बेस्ड एक वाइंडिंग फैक्टर जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। साथ में हम उसे ब्रेड्थ फैक्टर भी बोल सकते हैं, हम उसे स्प्रेड फैक्टर भी बोल सकते हैं। उसका जो एब्रिविएशन होता है वो केटी होता है। तो चलिए मैं आज का कंटेंट स्टार्ट करती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के डिफरेंस को समझाते हुए। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का क्या मतलब है वो मैं इस फिगर से डिपिक्ट कर रही हूँ, और इसके कंपैरिजन में मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का क्या मतलब है वो मैं इस वाले फिगर से आपको समझाऊंगी। अभी मैं एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि माना कि मेरे पास 18 कंडक्टर से और दो पोल की मशीन है। मतलब कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर सी जो है वो 18 है, नंबर ऑफ पोल्स मेरे पास 2 है, और मेरे नंबर ऑफ फेजेस जो है वो है 3। अब इन पैरामीटर्स को देखूं मैं तो मैं यहाँ से इवेलुएट कर सकती हूँ कि हर पोल के अंडर में पर फेज के कितने कंडक्टर्स आने चाहिए। तो सबसे पहले मैं 18 नंबर ऑफ कंडक्टर से फाइंड आउट कर लेती हूँ कि पर फेज में कितने कंडक्टर्स होने चाहिए। 6 कंडक्टर्स होने चाहिए, और 6 कंडक्टर्स को पर पोल देखूं मैं 2 नंबर ऑफ पोल से तो 3 कंडक्टर्स होने चाहिए। मतलब एक फेज के पर पोल में जो कंडक्टर्स आने वाले वो 3 है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 18 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, नंबर ऑफ पोल्स जो है मशीन में वो 2 है, फेजेस कितने 3 है। तो पर फेज में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स निकाल सकते, तो 18 डिवाइडेड बाय 3 करके 6 कंडक्टर्स हमारे पर फेज में आएंगे। और इस पर फेज के कंडक्टर्स पर पोल में कितने आएंगे, तो मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूंगी तो वो आ जाएगा 3। मतलब हर फेज के 3-3 कंडक्टर जो होंगे वो एक 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 पोल के अंडर में आएंगे। पोल्स कितने हैं 2, तो नॉर्थ पोल के अंडर में अगर ए फेज के 3 कंडक्टर आ रहे तो साउथ पोल के अंडर में भी ए फेज के 3 कंडक्टर आएंगे। ऐसे करके 6 कंडक्टर्स हो जाएंगे एक फेज के। ऐसे ही नॉर्थ पोल जब इस पोजीशन पे आएगा, साउथ पोल इस पोजीशन पे आएगा, तो बी फेज के 3 कंडक्टर नॉर्थ पोल के अंडर में आएंगे तो साउथ पोल के अंडर में भी 3 कंडक्टर्स आएंगे। ऐसे ही अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ये वाली पोजीशन बन जाती तो नॉर्थ पोल के अंडर में सी फेज के 3 कंडक्टर आएंगे, तो इधर भी साउथ पोल के अंडर में भी 3 कंडक्टर्स आएंगे सी फेज के। ए फेज को मैं ए डैश बोल रही हूँ, बी फेज को मैं बी डैश बोल रही हूँ, सी फेज को मैं सी डैश बोल रही हूँ। अब कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का ये मतलब है कि पूरी पेरीफेरी पर मैंने सिर्फ 6 स्लॉट्स कट करके रखी हैं। दो स्लॉट्स रिलेट कर रही है, ए फेज की वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए 2 स्लॉट्स है, बी फेज की वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए 2 स्लॉट्स है, और सी फेज की वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए
दो स्लॉट्स है, तो पर स्लॉट में हम तीन तीन कंडक्टर को रख रहे हैं, मतलब एक ही स्लॉट में हम तीनों कंडक्टर को रख दे रहे हैं। तो पूरे 18 कंडक्टर 6 स्लॉट्स में 3 3 3 3 करके रखे जाएंगे, मतलब एक ही पोजीशन पर हम ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स रख रहे हैं, एक ही स्लॉट में हम ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर रख रहे हैं, मतलब हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग बना रहे हैं जो कि यूटिलाइज नहीं की जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड से क्रॉस बनाया हुआ है। ये वाला तरीका फॉलो नहीं किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग नहीं फॉलो की जाती बेटा। पर फिर भी क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसा डिजाइनिंग करती भी हूँ तो इस पर्टिकुलर तीनों कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा नॉर्थ पोल के अंडर में आने पर या साउथ पोल के अंडर में आने पर या नॉर्थ और साउथ पोल की कोई और भी पोजीशन होगी, तब इन तीनों कंडक्टर में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो सेम फेज का होगा, उनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होगा, सेम क्वांटिटी का ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर ए वाइंडिंग के सारे कंडक्टर्स के ईएमएफ जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, मतलब उनका फेजर सम और उनका अर्थमेटिक सम, मतलब फेजर्स का रिजल्टेंट और अर्थमेटिक सम सारे कंडक्टर्स का इक्वल होगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वही अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसी होगी, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स 18 है हमारे पास, नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास 2 है और फेजेस कितने 3 फेजेस, तो मेरे लिए जो पैरामीटर्स होंगे वो यही होंगे कि 18 कंडक्टर्स को अगर 3 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो पर फेज 6 कंडक्टर्स आएंगे, और इन 6 कंडक्टर्स का पर पोल के अंडर में कैसा प्लेसमेंट होगा, तो 3 3 कंडक्टर को पर पोल में रखूंगी। अब 2 पोल है और यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, मतलब पूरी पेरीफेरी पर स्लॉट्स कटी हुई है। मैंने कटी हुई स्लॉट्स 1 2 3 और 10 11 12 पोजीशन की बताई, बाकी 4 5 6 4 से लेकर 9 तक और 13 से लेकर 18 तक की मैंने स्लॉट पोजीशन मार्क कर दी, स्लॉट कटी हुई नहीं दिखाई है। आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर भी स्लॉट्स कटी हुई है, तो ए फेज की वाइंडिंग अभी जो है वो आ रही, ए फेज की वाइंडिंग या ए डैश वाइंडिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल के अंडर में आ रही है एज पर द नॉर्थ और साउथ पोल पोजिशन राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं 3 स्लॉट्स में 3 कंडक्टर्स रख रही हूँ और 3 स्लॉट्स में 3 कंडक्टर यहाँ रख रही हूँ, मतलब मैं 18 कंडक्टर्स को रखने के लिए मैंने 18 स्लॉट्स पूरी पेरीफेरी पर काटी है। 3 स्लॉट्स नॉर्थ पोल के अंडर में आ रही है ए फेज की और 3 स्लॉट्स साउथ पोल के अंडर में आ रही है ए फेज की, और ये वाइंडिंग रैप की हुई है बेटा। 1 कंडक्टर को मैंने 10 से जोड़ा हुआ है, फिर मैंने फिर सीरीज में 11 से कनेक्शन है और 2 से है, मतलब 10 के बाद 2 है, फिर 11 है, फिर 3 और 12 है, ऐसे करके ये वाइंडिंग रैप्ड है। चाहे वो लैप हो, वेव हो, कैसी भी हो, सिंप्लेक्स हो, कैसी भी वाइंडिंग हो, पर 1 को 10 से, 2 को 11 से और 3 को 12 से, ऐसे करके मैंने पूरी वाइंडिंग ए डैश की रैप की हुई है, ए फेस की वाइंडिंग रैप की हुई है। और सारे 6 कंडक्टर्स को मैंने 2 स्लॉट में ना रखकर या एक स्लॉट में 3 कंडक्टर को ना रखकर तीनों कंडक्टर को मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में नॉर्थ पोल के अंडर में प्लेस किया, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में मैंने साउथ पोल के अंडर में प्लेस किया। ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है जिसमें पूरी पेरीफेरी यूटिलाइज होती है। मतलब बी फेज के लिए भी मेरे पास 6 स्लॉट्स है 6 कंडक्टर को रखने के लिए, बी के अंडर में 3 कंडक्टर्स होंगे और बी डैश पर 3 कंडक्टर्स है जो कि 3 स्लॉट्स में, और यहाँ पर भी 3 स्लॉट्स में ऐसे 6 कंडक्टर्स रखे। सीसी डैश वाइंडिंग भी 6 कंडक्टर्स जो है सीसी डैश वाइंडिंग के, जिसकी वजह से 3 टर्न बन रहे, वो 3 टर्न भी 6 स्लॉट्स में 6 कंडक्टर्स को रखकर क्रिएट किए हुए है इस वाइंडिंग को। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में वाइंडिंग का प्लेसमेंट है बेटा। और नेचुरली आप देखकर ही समझ सकते हैं कि अगर अभी इस वाली पोजीशन को मैं समझू नॉर्थ और साउथ पोल की, तो नॉर्थ पोल के अंडर में आने वाले तीनों कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या साउथ पोल के अंडर में आने वाले तीनों कंडक्टर्स में जो ईएमएफ होगा वो सेम फेज का नहीं होगा। आप ये समझिए कि अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे रोटेट हो रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सबसे पहले फर्स्ट और 10th कंडक्टर इम्पैक्ट में आएंगे नॉर्थ और साउथ पोल के, फिर 2 और 11 आएंगे, फिर 3 और 5, मतलब सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ की कहाँ आएगी, 1 और 10 में आएगी, फिर 2 और 11 में आएगी, फिर 3 और 12 में आएगी। इसका मतलब 1 और 10 में इंड्यूस्ड ईएमएफ को लैग करेगा कुछ एंगल से 2 और 11 का कंडक्टर, और फिर 3 और 12 के कंडक्टर्स के ईएमएफ और ज्यादा लैग करेंगे, क्योंकि जो जो इवेंट 1 और
10 कंडक्टर में होंगे एग्जैक्टली कुछ एंगल डिफरेंस के बाद वही इवेंट जो होंगे टाइम लैग के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम लैग के बाद 2 और 11 में होंगे, और वो पर्टिकुलर टाइम लैग और फॉलो होगा तो 3 और 12 में भी उतने टाइम लैग के बाद 3 और 12 में वही इवेंट्स होंगे। मतलब 3 साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स अगर मैं देखूं तो इन दोनों की जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म होगी वो अगर ये है किसकी 1 और 10 की, तो 2 और 11 की ये वाली हो गई साइनोसाइडल वेवफॉर्म, और 3 और 12 की ये वाली हो जाएगी। मतलब ये इतना टाइम लैग आता जाएगा इन तीनों साइनोसाइडल वेवफॉर्म्स में जो इन पर्टिकुलर कंडक्टर्स को रिलेट करेंगे। हाँ, 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा एग्जैक्टली सेम ईएमएफ इंड्यूस होगा 10 में, क्योंकि नॉर्थ पोल के अंडर का ये कंडक्टर साउथ पोल के अंडर के ये कंडक्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया है कि इनके ईएमएफ एडिटिव है। तो ये 110 की वेवफॉर्म हो जाएगी, ये 211 की हो जाएगी, ये 312 की वेवफॉर्म हो जाएगी, पर इनमें ईएमएफ जो होगा वो कुछ पर्टिकुलर टाइम लैग के बाद होगा। मतलब फेज डिफरेंस होगा इनके ईएमएफ में, सेम फेज में नहीं होंगे। तो इस पर्टिकुलर कॉइल जो कि 6 कंडक्टर से बन रही है, जिसमें 3 टर्न्स बन रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर कॉइल जिसमें पोलर ग्रुप जो है कंडक्टर्स का वो 3 का है। मतलब एक पोल के अंडर में 3 कंडक्टर, दूसरे पोल के अंडर में 3 कंडक्टर्स, इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे वो सेम फेज में नहीं होंगे। बस ये दोनों सेम फेज में होंगे, ये दोनों सेम फेज में होंगे, ये दोनों सेम फेज में होंगे। तो इन दोनों के एडिशन से मैं एक ईएमएफ यहाँ पर जैसे मेंशन कर रही हूँ E1, 10, इन दोनों के ईएमएफ का सम मैं बता रही हूँ, फेजर सम E2, 11, और इन दोनों के ईएमएफ का फेजर सम बता रही हूँ मैं E3, 12। ऐसे मैं सम ले रही हूँ इन दो कंडक्टर्स के ईएमएफ का। पर ये 3 ईएमएफ, इन दोनों का ईएमएफ, इन दोनों का मतलब फर्स्ट ईएमएफ, सेकंड ईएमएफ और थर्ड ईएमएफ, इनके बीच में कुछ एंगल का डिफरेंस होगा, टाइम लैग होगा, फेज डिफरेंस होगा, और वो कितना होगा डिपेंडिंग ऑन द स्लॉट एंगुलर डिफरेंस। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर कोर, रोटर के कोर के सेंटर से अगर मैच करूं तो ये वाली स्लॉट पोजीशन और ये वाली स्लॉट पोजीशन के बीच का जो ये मैकेनिकल एंगल डिफरेंस होगा, ये मैकेनिकल एंगल डिफरेंस को अगर मैं बीटा एम बोलती हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिकल एंगल डिफरेंस इनके बीच में कितना आएगा वो मुझे पता चल सकता है। और कैसे पता चल सकता है? क्योंकि हमें मालूम है थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल एंगल। इस रिलेशन से मैं इन दोनों के बीच का जो बीटा एम एंगल है, इस बीटा एम एंगल को मैं थीटा ई इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकती हूँ फॉर्मूले से। तो 2 पोल की मशीन होने के कारण ये सेम ही आएगा, पर अगर 4 पोल की मशीन होती तो ट्वाइस ऑफ बीटा एम इज इक्वल टू थीटा बीटा ई हो जाता। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि इन दोनों ईएमएफ्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एंगुलर फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। वो इलेक्ट्रिकल एंगुलर फेज डिफरेंस हम मैकेनिकल स्लॉट डिफरेंस, एंगुलर स्लॉट डिफरेंस से निकाल सकते हैं, वो इस तरीके से। तो ये एंगुलर डिफरेंस वाला जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा इन ईएमएफ्स के बीच में, वो क्रिएट होता है। पर इसका मतलब ये पूरी जो कॉइल बन रही है, ए फेस की जो वाइंडिंग बन रही है, इस ए फेस की वाइंडिंग के टर्मिनल पर, मतलब ए और ए डैश के टर्मिनल पर जो मुझे ईएमएफ टोटल मिलेगा इन 3 टर्न्स की वजह से या 6 कंडक्टर्स की वजह से, वो कभी भी फेजर सम अपने अर्थमेटिक 6 कंडक्टर्स के अक्रॉस के ईएमएफ्स का अगर सिंपल अर्थमेटिक एडिशन करो तो उसके बराबर नहीं होगा। वो अर्थमेटिक एडिशन हमेशा फेजर सम से ज्यादा ही होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का बेटा। ये राइट लगाने का मेरा मीनिंग यही है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही फॉलो की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग को प्लेस करने में बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, हार्मोनिक्स रिड्यूस होते हैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में, और यहाँ पर हार्मोनिक्स रिड्यूशन या हार्मोनिक्स ये बढ़ा देता है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग प्लेसमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग प्लेसमेंट जो होता है वो ईएमएफ के पैटर्न को मोर क्लोजर टू साइनोसॉइडल पैटर्न ले जाता है। तो इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझा सकती हूँ, तो वो होता है फेजर सम ऑफ ईएमएफ्स इन अ पोलर ग्रुप डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक सम ऑफ ईएमएफ्स इन द सेम पोलर ग्रुप। यहाँ पर पोलर ग्रुप 3 कंडक्टर से मिलकर बन रहा है, तो इन 6 कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फेजर सम होगा, मतलब E1, 10 फेजर प्लस E2, 11 फेजर प्लस E3, 12 फेजर, इसका जो
फेजर सम है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन से वो फेजर सम हम निकाल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी ये कैसे निकालते हैं। तो ये फेजर सम डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक सम जो होता है, इस पूरे ई आर को मैंने E10 फेजर प्लस E2 11 फेजर प्लस E3 11 फेजर और फिर उसका मॉडुलस ऐसे करके बताया कि ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक सम। वो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ हो जाएगा ना, 1 लेंथ, 2 लेंथ और 3 लेंथ। ये लेंथ सेम रहेगी क्योंकि हर कंडक्टर इस पेरीफेरी में सेम इवेंट से गुजरेगा, तो सब में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ सेम पैटर्न के होंगे, बस टाइम डिफरेंस पर होंगे बेटा। तो लेंथ सबकी सेम होगी, इसलिए यहाँ पर अर्थमेटिक सम जो होगा वो इन तीनों की लेंथ का एडिशन होगा। तो ऊपर तीनों के फेजर्स का एडिशन का मोड डिवाइडेड बाय तीनों के अर्थमेटिक तीनों की लेंथ्स का अर्थमेटिक सम डिवीजन में लेकर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको तीन फेजर लेंथ से आपको फेजर सम निकालना पहले बता देती हूँ, फिर मैं इसको जनरलाइज करूंगी बोर्ड रब करके। अब मैं आगे का समझा देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या कहता है, न्यूमरेटर में हम रखेंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कॉइल व्हेन वाइंडिंग इज बीइंग प्लेस्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न divided by EMF induced across the same coil when it is being placed as a concentrated winding। वो भी रेशो हमें इन EMFs का रेशो भी हमें KD ही देता है। मैथमेटिकली ज्यादा आसानी से रिजॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से इसको समझते हैं, पर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मीनिंग ये होता है बेटा। बीटा एंगल या बीटा ई एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल है, दो स्लॉट्स के बीच के मैकेनिकल एंगल को इलेक्ट्रिकल एंगल में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, और ये वही है जो कि फेज डिफरेंस बताता है दो ईएमएफ्स के बीच का, जो कि एक ही कॉइल ग्रुप के या पोलर ग्रुप के पार्ट है। तो एक पोलर ग्रुप जो यहाँ पे हमने तीन तीन कंडक्टर से बताया था, मतलब नॉर्थ पोल के अंडर में 3 कंडक्टर थे, नॉर्थ साउथ पोल के अंडर में 3 कंडक्टर थे, तो 6 कंडक्टर से हमारी पूरी कॉइल बनी थी। तो एक टर्न के अक्रॉस ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, अगले टर्न के अक्रॉस ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, थर्ड टर्न के अक्रॉस ये वाला ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। ऐसे 1 10 2 11 और 3 12 ऐसे नंबर ऑफ 6 कंडक्टर से हमारा टोटल ये ईएमएफ इंडिविजुअल इंड्यूस हुए थे, और इनका फेजर सम ये ईआर था बेटा। तो इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बीटा ई इलेक्ट्रिकल है, जिसको अब मैं बीटा बोलूंगी, और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस भी बीटा ई या बीटा एंगल है बेटा। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। अब आर जो है डिस्टेंस बिटवीन ए बी सी एंड डी विद दैट ऑफ ओ, मतलब ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ, ये सारे डिस्टेंसेस जो है उसको मैं आर बोल रही हूँ। ये सारे फेजर जो बन रहे हैं, ये फेजर एक पर्टिकुलर एंगल सबटेंड कर रहे हैं एक कॉमन सेंट्रल पॉइंट ओ पर, और वो एंगल सबटेंशन बीटा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज का है। तो ये बीटा एंगल सबटेंड हो रहा है ओ पर, और ओ से इन सारे फेजर्स के टर्मिनल पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है बेटा। तो वो जो है वो आर डिस्टेंस है, और वो जो पॉइंट है जिससे सेम डिस्टेंस पर है ये सारे फेजर के टर्मिनल पॉइंट्स, वो ओ पॉइंट है, जिसको मैं सेंटर बोल सकती हूँ। सारे क्योंकि सारे फेजर्स मिला के 360 डिग्री एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर ओ पर, तो इस तरीके से इंडिविजुअल फेजर जो होगा वो कितने का एंगल सबटेंड कर रहा होगा सेंटर ओ पर, बीटा डिग्री इलेक्ट्रिकल का। तो वही सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिफाइन की हुई है। अब मैं अगर E10 डिफाइन करना चाहूं तो उसको मैं ए बी से बता रही हूँ, और अब यहाँ पर मैं मैथ्स इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। ये ए बी जो है उसके मिड पॉइंट को मैं जी बोल रही हूँ, तो ए बी मतलब ट्वाइस ए जी हो गया, और ट्वाइस ए जी को मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को यहाँ ले रही हूँ, ये ओ पॉइंट हो गया, ये वाला एंगल बीटा बाय 2 हो गया, ये वाला जो हाइपोटेनियस है वो रेडियस आर के बराबर हो गया, तो ओजी इसका बेस हो गया, एजी जो है परपेंडिकुलर, तो एजी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी निकल आएगी बेटा, इसकी एजी की लेंथ निकल आएगी आर इंटू साइन बीटा बाय 2। दिस इज आर साइन बीटा बाय 2 है, और इसका ट्वाइस करना है क्योंकि एजी का ट्वाइस करना है, तो इसलिए 2 आगे लगा दे, तो एबी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर साइन बीटा बाय 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं साइन E1 10 इस फेजर की लेंथ बोलूं तो इतनी है। सिमिलरली बीसी फेजर की भी लेंथ इतनी आएगी।
सी डी फेजर की भी लेंथ इतनी ही आएगी, क्योंकि हर कंडक्टर सिमिलर सिचुएशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल विद द सेम स्पीड परसीव कर रहे हैं या पोजेस कर रहे हैं, तो उनके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो सेम पैटर्न का होगा, फेज डिफरेंस पर होगा, पर सबकी आरएमएस वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो सबकी लेंथ भी कैसी होगी, सेम। इसलिए सबकी लेंथ जो होगी, मोड जो होगा वो सबका सेम होगा। और जब मैं अर्थमेटिक सम निकालने जाऊंगी इन तीनों की वजह से, तो तीनों की लेंथ्स का मैं एडिशन कर दूंगी, तो सीधे सीधे इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 3 लेंथ्स ले रही हूँ। तो 3 टाइम्स ऑफ 2r साइन बीटा बाय 2 ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर अगर फेजर लेंथ निकालनी है एडी, एडी फेजर लेंथ निकालनी है, तो मैं फिर से इसको इसका मिड पॉइंट एडी का लेकर उसको ज्वाइन कर दूंगी ओ से, तो ये मेरा आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा, और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल का, जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इस ट्रायंगल पर फिर से मैं वही फंडामेंटल अप्लाई करूंगी, इस ट्रायंगल पर फिर से मैं वही फंडामेंटल अप्लाई करूंगी, और ये लेंथ मैं फाइंड कर लूंगी आर का साइन कॉम्पोनेंट। तो आर ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ बीटा बाय 2, क्योंकि ये पूरा एंगल थ्राइस बीटा है, तो इसका हाफ जो होगा वो थ्राइस बीटा बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ आएगी आर साइन थ्राइस बीटा बाय 2, ये हो जाएगा। और इसका ट्वाइस करना है, क्योंकि मुझे पूरी एडी लेंथ चाहिए, तो ट्वाइस आर साइन बीटा बाय 2 हो जाएगा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकाल सकती हूँ, तो फेजर सम डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक सम करके करूंगी, तो फाइनली मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा बेटा। अब हमारे पर पोल के अंडर में 3 कंडक्टर्स होने की जगह ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो, सपोज m कंडक्टर्स हो, मतलब पोल ग्रुप m कंडक्टर से बन रहा हो, तो उसके लिए केडी कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो 3 फेजर्स थे उसकी जगह मेरे पास m फेजर्स हो जाएंगे। सारे फेजर्स जो होंगे वो कॉन्वर्जिंग होंगे टुवर्ड्स द सेम सेंटर पॉइंट O, और इस O को जब मैं सारे फेजर्स के एंड पॉइंट से मीट करवाऊंगी तो वो लेंथ आर ही हो जाएगी, और एक एक फेजर जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो बीटा एंगल होगा, और इन सब सारे फेजर्स का जो टोटल फेजर सम ई आर है वो टोटल एंगल सबटेंड कर रहा होगा एम बीटा इतना। अब इस पर्टिकुलर फेजर की अर्थमेटिक लेंथ या इसका मोड निकालने का तरीका यही वाला होगा। जब मैं ओवरऑल 80 लेंथ या ER फेजर निकालने जाऊंगी, टोटल फेजर सम इन M फेजर्स का फेजर एडिशन निकालने जाऊंगी, तब मुझे ये वाला ट्रायंगल का हाफ ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, और ये 80 जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे वो M बीटा है, तो ये जो हाफ ट्रायंगल होगा वो एंगल सबटेंड करेगा M बीटा बाय 2। तो नेचुरली जब ER मैं निकालने जाऊंगी, टोटल 80 लेंथ निकालने जाऊंगी, तो वो हो जाएगा ट्वाइस R साइन M बीटा बाय 2। बेटा वही सेम मेथड जो यहाँ फॉलो की थी। अब जब मैं KD फाइंड कर रही हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए, तो ER लेंथ ये वाली हो गई 2R साइन M बीटा बाय 2, और डिवीजन में अर्थमेटिक सम जो होगा वो m टाइम्स ऑफ 2R साइन बीटा बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो लेंथ से वो इक्वल है, कितनी है, वो R साइन बीटा बाय 2 इंटू 2 है, ये टोटल लेंथ है एक फेजर की। और ये कितने हैं, m है, तो टोटल अर्थमेटिक सम जो हो जाएगा वो इसका m टाइम्स हो जाएगा, मतलब दिस 2r sin बीटा बाय 2 इंटू m। तो kd जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2r sin m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m 2r sin बीटा बाय 2, 2r कैंसिल हो गए, तो kd की वैल्यू sin m बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय m sin बीटा बाय 2 ये हो जाएगी। तो उम्मीद है ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, और उसी के रिस्पेक्ट में मैंने आपको केडी फैक्टर निकालना बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेड्थ फैक्टर या स्प्रेड फैक्टर क्या होता है। और इससे रिलेटेड आगे मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। एक मैंने एक पोल के अंडर पे आने वाले 3 कंडक्टर्स की वजह से केडी निकाल के बताया। फिर मैंने m नंबर ऑफ कंडक्टर्स ले लिए पर पोल में, मतलब पोलर ग्रुप मेरा m कंडक्टर से बन रहा था, तो उसके लिए भी मैंने केडी इवेल्युएट करके बताया। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और ज्यादा से ज्यादा अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ को
और क्लियर करिए बेटा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके सारे सब्जेक्ट्स बहुत एक्सीलेंट है। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।